नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, छठ पर्व की शुरुआत आज से हो चुकी है और इस चुनावी मौसम में छठ को मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी ने की है। आज ही अमित शाह ने खगड़िया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं छठी मैया से प्रार्थना करता हूं कि बिहार हमेशा जंगल राज से मुक्त रहे। छठी मैया और जंगल राज, इन दोनों शब्दों को एक ही वाक्य में इस्तेमाल कर अमित शाह ने बीजेपी की रणनीति जाहिर कर दी है। आप याद कीजिए कि अपनी मां को कहे अपशब्द पर भी मोदी ने कहा था कि छठी मैया माफ नहीं करेंगी। अब बिहार चुनाव है तो जाहिर है कि जनभावनाओं को भुनाने के लिए छठी मैया की दुहाइयां बीजेपी देगी ही। लेकिन क्या बीजेपी कभी उन लोगों की सुध लेगी जो इस बड़े पर्व के मौके पर अपने घर परिवार के साथ पहुंचना चाहते हैं? ट्रेनों में जो बद इंतजामी और खचाखच भीड़ दिखाई दे रही है, उस पर आज महागठबंधन ने बीजेपी की क्लास ले ली है। आज एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बीजेपी नेताओं ने छठ पर्व की श्रद्धालुओं को, जो पूजा करती हैं, महिलाओं को खासकर शुभकामनाएं दी, तो वहीं राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार की ट्रेनों की व्यवस्था और विकास नीतियों पर तीखा हमला बोला है। आइए सबसे पहले राहुल गांधी के ट्वीट को देखते हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में, लंबा चौड़ा ट्वीट है, देखिए, लिख रहे हैं राहुल गांधी, त्योहारों का महीना है, दिवाली, भाई दूज, छठ। बिहार में इन त्योहारों का मतलब सिर्फ आस्था नहीं, घर लौटने की लालसा है, मिट्टी की खुशबू, परिवार का स्नेह, गांव का अपनापन। लेकिन यह लालसा अब एक संघर्ष बन चुकी है। बिहार जाने वाले ट्रेनें ठसाठस भरी हैं, टिकट मिलना असंभव है और सफर अमानवीय हो गया है। कई ट्रेनों में क्षमता से 200% तक यात्री सवार हैं। लोग दरवाजों और छतों तक लटक रहे हैं। फेल डबल इंजन सरकार के दावे खोखले हैं। फेल डबल इंजन सरकार, यानी डबल इंजन की सरकार फेल है और दावे खोखले हैं। यह बात यहां राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि कहां है 12,000 स्पेशल ट्रेनें? क्यों हालात हर साल और बदतर ही होते जाते हैं? क्यों बिहार के लोग हर साल ऐसे अपमानजनक हालात में घर लौटने को मजबूर हैं? अगर राज्य में रोजगार और सम्मानजनक जीवन मिलता तो उन्हें हजारों किलोमीटर दूर भटकना नहीं पड़ता। यह सिर्फ मजबूर यात्री नहीं, एनडीए की धोखेबाज नीतियों और नियत का जीता जागता सबूत हैं। यात्रा सुरक्षित और सम्मानजनक हो, यह अधिकार है, कोई एहसान नहीं। राहुल सरकार को याद दिला रहे हैं दोस्तों यहां पर कि ट्रेनों का इंतजाम और सुरक्षित यात्राएं करवाना आपकी जिम्मेदारी है महोदय, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार की जिम्मेदारी है। इसका एहसान आप नहीं जता सकते। वहीं लालू प्रसाद ने भी लिखा है, आज ट्वीट पर क्या कुछ लिखा है सोशल मीडिया पर। लालू प्रसाद लिखते हैं कि झूठ के बेताज बादशाह और जुमलों के सरदार ने शेखी बघाड़ते हुए कहा था कि देश की कुल 13,198 ट्रेनों में से 12,000 रेलगाड़ियां छठ पर्व के अवसर पर बिहार के लिए चलाई जाएंगी। यह भी सफेद झूठ निकला। 20 सालों की एनडीए सरकार में पलायन का दंश झेल रहे बिहारियों के लिए लोक आस्था के महापर्व छठ पर भी ये लोग रेलगाड़ियां ढंग से नहीं चलवा सकते। मेरे बिहार वासियों को अमानवीय तरीके से ट्रेनों में सफर करना पड़ रहा है, कितना शर्मनाक। इसके बाद लालू प्रसाद लिखते हैं, डबल इंजन सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रतिवर्ष बिहार के 4 करोड़ से अधिक लोग काम के लिए अन्य राज्यों में पलायन करते हैं। यूपीए सरकार के बाद से एनडीए सरकार ने बिहार में कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया। ये लोग बिहार विरोधी हैं। ये बात कह रहे हैं लालू प्रसाद। लालू प्रसाद यादव ने खुलकर पीएम मोदी को झूठ का बेताज बादशाह बताया है। चुनाव की तारीख करीब आ रही है, लिहाजा ऐसे कई और तीखे हमलों के लिए अब बीजेपी और जेडीयू को तैयार हो जाना चाहिए। वैसे मोदी और शाह जिस तरह बार बार जंगल राज का जिक्र करते हैं और 2005 से पहले वाले बिहार की मिसाल देते हैं, उससे नजर आ रहा है कि उनके पास 2005 से 2025 यानी 20 साल
जो बिहार में आपने बिताए हैं, बिहार के बारे में इन 20 वर्षों में बोलने और बताने के लिए ज्यादा कुछ आपके पास बचा नहीं है। इन 20 सालों का हिसाब किताब कहीं तेजस्वी न दे दें, यह डर भी बीजेपी को है। शायद इसीलिए आज खगड़िया में ही तेजस्वी यादव की रैली प्रशासन ने रद्द करवा दी, क्योंकि वहीं अमित शाह की भी रैली थी। अगर तेजस्वी की रैली में अमित शाह की रैली से ज्यादा भीड़ जुट जाती तो फिर चुनावी नतीजों का अंदाजा पहले ही लग जाता। इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर तेजस्वी यादव की रैली को रद्द करवाया गया। इसे तेजस्वी ने तानाशाही बताया है। इस रैली के रद्द होने के बाद तेजस्वी यादव ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, ये जरा सुन लेते हैं उनकी जुबानी। सुनिए। आज आपकी एक सभा रद्द कर दिया। तानाशाही है भाई, तानाशाही है। तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। तो सुन रहे थे आप, तानाशाही है भाई, तानाशाही के खिलाफ हम लोग खड़े हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। यानी खगड़िया में रैली। आपको बता दूं कि खगड़िया प्रशासन की तरफ से रैली रद्द करने का जो पत्र जारी किया गया है, उसमें लिखा गया है कि यह निर्णय गृह मंत्री भारत सरकार के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम और क्षेत्र में विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आप याद कीजिए कि जब राहुल गांधी को दरभंगा आने से रोकना था, तब भी ऐसे ही बहाने दिए गए थे। खैर, तेजस्वी यादव को रोककर बीजेपी ने अपना डर दिखा दिया है और इसमें उसी का नुकसान है। वैसे आज पप्पू यादव को जो इनकम टैक्स का नोटिस आया है, उसको देखकर भी लगा कि बिहार में अब एनडीए पिट रही है, तो केंद्रीय एजेंसियों को भी अब आगे करने का यहां काम शुरू हो गया है। ये देखिए नोटिस है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स ने नोटिस भेजकर पप्पू यादव से पूछा है कि वो कहां से इतने पैसे लाते हैं। इस बारे में पप्पू यादव ने एक पोस्ट कर क्या कुछ बताया है, आते हैं जरा उनके पोस्ट को देखते हैं। पप्पू यादव अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखते हैं कि मुझे इनकम टैक्स का नोटिस मिला है, बाढ़ पीड़ितों की मदद में रुपया बांटने को अपराध बताया है। यह अपराध है तो मैं हर वंचित पीड़ित की सहायता का अपराध सदैव करता रहूंगा। वैशाली जिले के नया गांव पूर्वी पंचायत अंतर्गत मनिहारी गांव के बाढ़ पीड़ितों जिनका घर द्वार सब गंगा जी में विलीन हो गया, उनका मदद न करता तो क्या गृह राज्य मंत्री स्थानीय पीएम जैसे स्वघोषित सीएम उम्मीदवारों की तरह मूक दर्शक बना रहता। दरअसल हाल ही में पप्पू यादव को बिहार के वैशाली में बाढ़ पीड़ितों को पैसे बांटते देखा गया था। इसे लेकर इनकम टैक्स विभाग ने उन्हें नोटिस थमा दिया। इनकम टैक्स विभाग ने उनसे पूछा है कि वो बाढ़ पीड़ितों को जो 3,000-4,000 रुपए बांट रहे थे, उसका सोर्स क्या है? इतने पैसे पप्पू यादव के पास आखिर आए कहां से? इस पर पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा वो भी आपके सामने रखता हूं। पप्पू यादव ने कहा है कि जमीन बेच कर दुनिया की मदद की। गुजरात में आया, जहां भूकंप आया, मैंने मदद की। मैं कभी तनख्वाह नहीं लेता हूं। हमें नोटिस आया कि पैसा कहां से आया। क्या मेरे पास 1.5 लाख रुपया भी नहीं है? ये सबको दुनिया में डराते हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं पप्पू यादव हूं। यह बात यहां पप्पू यादव कह रहे हैं। तो दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या बिहार में अब कमजोर पड़ने लगी है एनडीए? क्या बीजेपी और जेडीयू महागठबंधन के सामने नहीं टिक पा रहे हैं? ये दोनों दल यानी एनडीए नहीं टिक पा रहा है महागठबंधन के सामने। ये सारी बातें करेंगे। विपक्ष ने कैसे चल दिया है नया दांव यानी मास्टर स्ट्रोक, और बिहार में कैसे कमजोर पड़ रहा है या पड़ा है एनडीए, इन सब की चर्चा करेंगे आज, क्योंकि बिहार का चुनाव सीधे 10-12 दिन का खेल है पूरा। और ऐसे में अब राहुल गांधी भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। कल इसी मंच से मैं पूछ रहा था कि कहां है राहुल गांधी। आज राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर बता दिया है कि वो यहीं हैं और पॉलिटिक्स को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक पॉलिटिकल इवेंट, एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट और हुआ है। वो डेवलपमेंट ये है कि कृष्णा अल्लावरू को बिहार प्रभारी के रूप से हटा दिया गया है। कृष्णा अल्लावरू को हटा दिया गया है, अविनाश पांडे को वहां बनाया गया है उनकी जगह पे। इसके क्या मायने हैं ये भी समझेंगे। आइए, बहुत कुछ है, लेकिन इन सब के बीच नया दांव क्या है और कैसे कमजोर पड़ रहा है एनडीए, इन सब की चर्चा कर रहे हैं, करेंगे अभी। और चर्चा ये भी करेंगे कि खगड़िया में आखिर क्यों रोक दी गई, रद्द करवा दी गई तेजस्वी यादव की रैली। क्या डर गए थे गृह मंत्री अमित शाह? चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर राकेश पाठक जी लॉस एंजलिस से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आपका स्वागत करता हूं। अमेरिका में हैं, अमेरिका
कि अच्छे मौसम का आप लुत्फ उठा रहे हैं। वहां AQI नहीं पूछते होंगे आप लोगों से कि कितना है, पोल्यूशन कितना है। दिवाली पे दिल्ली 600 से ज्यादा AQI वाले उसमें चली गई थी दिल्ली, और हम लोग दम घुटने की स्थिति में थे। थोड़ी सी हवा आई और उसके बाद उधर दिल्ली की सरकार ये कह रही थी, डॉक्टर साहब, कि देखिए पिछली वाली तो 400 लेके गए थे, हम 300 पे ही रोक दिए। तो ये है कि पिछला वाला जो फेल हुआ था वो 28 नंबर पे फेल हुआ था। मैं तो फेल हुआ हूं लेकिन 29 लेके आया हूं। ये है। चलिए आपका स्वागत करता हूं पंकज चतुर्वेदी जी का, स्वागत करता हूं मुकेश कुमार सिंह साहब का, स्वागत करता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी का। आप तमाम साथियों, आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। और इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। जो जुड़े हैं उनका भी स्वागत, जो जुड़ेंगे उनका भी स्वागत करता हूं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास ही आता हूं। सुबह कितने बज रहे हैं अभी, क्या टाइम हो रहा है वहां लॉस एंजलिस में? 12 घंटे का अंतर तो होगा जरूर जी। इस वक्त 6:43 हो रहे हैं जी। पूरे 12 घंटे का अंतर। जी, सवाल यह है कि आप वहां से बिहार को कैसे देख पा रहे हैं? बिहार की खबरें पता हैं आपको, या आपको बताऊं? बहुत कुछ तो बता चुका ऑलरेडी, लेकिन समीक्षा मैं जान रहा हूं, मजाक कर रहा था, जान रहा हूं। पल पल की रिपोर्ट, सब कुछ आप पैनी निगाह रख रहे हैं। जरा आपसे समझना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि क्या आप यही देखेंगे कि इनकी रैली यहां रद्द, उनकी रैली वहां रद्द, और अगर ये रैलियां रद्द करवाने की परंपरा जिसकी शुरुआत आज हो गई है, तो फिर तो ये 10-12 दिन तक यही देखेंगे, तो इसका मतलब है कि एनडीए यहां कमजोर है, ये माना जाए? डॉक्टर साहब, निश्चित तौर पर इस वक्त बिहार में एनडीए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, इन सबकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई। ये नरेंद्र मोदी के लिए करो या मरो का चुनाव है, क्योंकि राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे के बाद ये पहला चुनाव होने जा रहा है। इसलिए एनडीए कमजोर है, मोदी शाह कमजोर हैं। इसे जानने परखने के लिए तो 2-3 संकेत बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से सबसे पहला ये है कि सरकारी एजेंसियां अब बीजेपी के साथ घटक दल के रूप में चुनाव में उतर आई। चाहे पप्पू यादव को इनकम टैक्स के नोटिस का मामला हो, तेजस्वी यादव की आम सभा को रद्द करने का मामला हो, या ऐसी ही और कार्यवाहियां हैं जो अगले कुछ दिनों में तेज होने वाली। यानी राजनीतिक लड़ाई को प्रशासनिक एजेंसियों के जरिए, संवैधानिक स्वायत्तशासी संस्थाओं के जरिए बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही। दूसरा मुद्दा यह है कि बहुत जल्द वे हिंदू मुसलमान पर उतर आए। आप देखिए, जब महागठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री घोषित किया, तेजस्वी यादव और सहनी को, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में पीर हो रही है कि कांग्रेस और राजद किसी मुसलमान को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। कमाल की बात है, जिस देश के पूरे राजनीतिक इतिहास में सबसे ज्यादा मुस्लिम मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने दिए हो, जिस देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को चिमटे से भी नहीं छूती, जो संसद के, लोकसभा के चुनाव में मुसलमानों को प्रत्याशी नहीं बनाती, उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी विधानसभा में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारती मैदान में, उसे विपक्षी गठबंधन से मुसलमानों की दूरी को लेकर पीर हो रही। जी डॉक्टर साहब, प्रसंगवश जोड़ दूं, आजाद भारत में सबसे पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री MOH फारूक पांडिचेरी में कांग्रेस ने 1967 में दिया था। वे सबसे पहले और सबसे आखिरी मुस्लिम मुख्यमंत्री 1990 तक मुख्यमंत्री रहे। अलग अलग 3 बार रहे, एक बार फिर वो DMK से भी मुख्यमंत्री रहे, फिर कांग्रेस में आ गए। सैयदा अनवरा तैमूर, जब असम में अलगाववादी आंदोलन चल रहे थे, बोडो आतंकवादियों का आंदोलन चल रहा था, तब 1980 में मुख्यमंत्री बनी थी। राजस्थान में बरकतुल्ला खान, इसी बिहार में अब्दुल गफूर, ये सारे लोग कांग्रेस ने मुस्लिम मुख्यमंत्री के रूप में इस देश को दिए। और बीजेपी इस बात से दुखी हो रही है कि महागठबंधन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के रूप में मुसलमान को नहीं उतारेगा। अब अमित शाह, नरेंद्र मोदी,
आने वाले दिनों में बिहार में सबसे ज्यादा जिस लाइन को पकड़कर चलेंगे वो हिंदू मुसलमान की, दूसरी है जंगल राज की। ये सेल्फ गोल अमित शाह ने आज कर दिया है। डॉक्टर साहब, जिस पार्टी की खुद की 20 साल से सरकार है, वो 20 साल पहले के लालू राज के जंगल राज को याद करे और ये भूल जाए कि एनसीआरबी के रिकॉर्ड में उत्तर प्रदेश और भाजपा शासित तमाम राज्यों में अपराध की और कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, तब समझ लेना चाहिए कि उनके पास राजनीतिक लड़ाई को राजनीतिक तरीके से लड़ने के औजार खत्म हो गए, भोथरे हो जी। इसीलिए तेजस्वी यादव की आम सभा रद्द की जा रही है। आने वाले दिनों में और ऐसी घटनाएं होंगी जो न सिर्फ ये बताने के लिए पर्याप्त होंगी कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, ये सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि बिहार के चुनाव को अब कैसे लड़ा जाए, क्योंकि दूसरी तरफ मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। जितने दिन तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, जिस तरह से नौकरियों के उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटे, बार बार वही बात में दोहरा रहे, तो उससे लगता है कि बिहार की जनता अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है। और अंतिम बात, ये जो चुनाव आयोग के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने बिहार में काट छांट करवाई है, जो जोड़ घटत हुई है, वो भी बिहार के जनमानस तक पहुंची है। राहुल गांधी का यह संदेश स्पष्ट रूप से मतदाताओं तक गया है कि चुनाव आयोग के जरिए बीजेपी वोट चोरी करने के अपने अभियान को बिहार में भी ले आई है। इसलिए पहले 65 लाख लोगों के नाम काटे गए, सुप्रीम कोर्ट में इतना सब हुआ, और अंततः वो मतदाता सूची कम से कम उतनी पारदर्शी नहीं है जितनी उसे होना चाहिए। तो ये मुद्दा भी राजीव जी बिहार में काम करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिहार में क्या कुछ मुद्दा काम करने जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है, और जो हो रहा है उसकी क्या प्रतिक्रियाएं बिहार से आ रही हैं, इन सब पे हम चर्चा कर रहे हैं। और इन सब के बीच एक तरफ हमने देखा कि सीएम फेस इंडिया गठबंधन ने इसकी घोषणा कर दी, तेजस्वी यादव होंगे। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री, अभी से ही इसकी घोषणा हो गई है। तमाम दलों ने अपने नेता को पहले ही चुन लिया है, और हालांकि विधायक दल का नेता चुनता है, लेकिन पहले से ये एक मैसेज चला गया है। लेकिन ये मैसेज क्या दूसरी तरफ से अभी तक दिया गया है? ये मैसेज अगर नहीं है तो फिर बिहार का चुनाव किस दिशा में जा रहा है? बिहार में क्या इस बार महाराष्ट्र की तरह कुछ और करना चाहती है बीजेपी, या बिहार में जो कुछ चल रहा है वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही चल रहा है? नीतीश कुमार पिछले 20 साल से 2005 से 2025 तक ये चुनाव अभी तक मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो इस खेमे में रहें या उस खेमे में रहें, लेकिन मुख्यमंत्री वही बने रहे। क्या आगे भी वही रहेंगे? ये सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। मुकेश जी, आपको क्या लगता है? और सबसे बड़ी बात कि नीतीश बाबू के इर्द गिर्द क्या इस बिहार के एनडीए के चुनाव को हम देखें, या एनडीए का चुनाव नीतीश बाबू से बाहर निकल चुका है और वो शिफ्ट हो चुका है बीजेपी के पास, बीजेपी के खेमे में इर्द गिर्द? कैसे आप देखते हैं? अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। मुकेश जी की आवाज नहीं आ रही, जरा ठीक करें। हेलो 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 जी, आ रही ठीक जी, अब आ रही जी, प्लीज जी। मैं ये कह रहा था कि नीतीश बाबू की तरफ से तो ये चुनाव शिफ्ट हो चुका है। जिस समय की ये गठबंधन की सीटों का बंटवारा हुआ, आप गौर से देखें तो बीजेपी ही फ्रंट सीट पे वहां बैठी है पूरी तरीके से, और इसीलिए पूरा का पूरा जो है वो दारोमदार अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने उठा रखा, और बीजेपी ने अपनी पूरी की पूरी ताकत वहां झोंक रखी है, चाहे वो अपने मुख्यमंत्रियों के रूप में हो या दूसरे नेताओं के रूप में हो। तो नीतीश बाबू तो साइडलाइन हो गए हैं, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है अब इस कुछ और समझने के लिए। अब नीतीश बाबू के पास जो कुछ है वो उनकी अपनी व्यक्तिगत निजी गुडविल है, और उसके माध्यम से वो जितनी सीटें भी जीत पाए वो जीत पाए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव बाकायदा बीजेपी ही वहां फ्रंट पे आके लड़ रही है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात एक बड़ी मजेदार है और बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो वाकई में कहीं ज्यादा गंभीर है, जिसका आपने अपने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया था। वो थी कि बिहार जा रही ट्रेनों की जो दुर्दशा है,
ये बहुत ही ज्यादा बर्निंग टॉपिक है और ये बहुत ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। बहुत बुरी हालत है रेलवे की, बहुत अनसेफ है। यानी वहां भूसे की तरह से भर के सवारियां जा रही हैं और बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में, बहुत ही दुखद स्थिति में लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं इस छठ पर्व के नाम पे। और जो सारी तैयारियां हैं, जो सारे दावे थे, वो सब के सब भोथरे साबित हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों है? क्यों ऐसा है कि इस बात को लेकर के कि बिहार में जब इतने लोग इस 12,000 ट्रेनें चलाएंगे और न जाने किस किस तरह की बड़ी बड़ी बातें हमने आपने जानी है, सुनी है, कहां है वो सब कुछ? और क्यों नहीं बिहार के लोगों को इस बात पे उद्वेलित होना चाहिए कि भैया हमें ऐसी डबल इंजन, 3 इंजन, 5 इंजन नहीं चाहिए। क्या है ये हमारी बुनियादी चीजों को आप आज तक एड्रेस नहीं कर पा रहे हो? पलायन रोक नहीं सकते, हमें राज्य में रोजगार नहीं दे सकते, हम कहीं प्रदेश में जाते हैं कमाने खाने, पर्व त्योहार में अपने लौटना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम लौट सकें इज्जत से, एक सम्मानजनक तरीके से। ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही दिल तोड़ने वाली, दिल छूने वाली स्थितियां हैं जो अंदर के वीडियो आते हैं वहां से। और उसी में आप देखिए कि कल ही आपने जिक्र किया था, कहां है राहुल गांधी? राहुल गांधी ने जो आज बात बोली है, जो कही है, ठीक है, वो बिहार के चुनावी अखाड़े में फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। इसकी क्या वजह है, ये सबसे बेहतर वही कांग्रेस पार्टी और उसके वो नेता और जो तमाम रणनीतिकार हैं वो बेहतर जानते होंगे। लेकिन क्या राहुल गांधी आज अगर मान लीजिए कि वहां होते तो जो खगड़िया में हुआ है तेजस्वी के साथ, वो क्या राहुल के साथ नहीं होता? उनके साथ तो और पहले हो जाता। यानी आप तो आइए ही मत राज्य में, कहीं उनको घुसने ही नहीं दिया जाता। ये बिल्कुल संभव है। हो सकता है कि इस तरह की कोई बातें हों, किसी चीज को उन लोगों ने महसूस किया और इसीलिए इसको डिफर कर रहे हैं, या अपनी रणनीति बना रहे कि भैया हम कहां जाएं कि जहां जा पाए जाने दिया जाए। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव लड़ा, अब आप देखिए पप्पू यादव के खिलाफ अभी जिस तरह का ये नोटिस आया, भैया ये महीने भर पहले नहीं तुमको याद आ रहा था कि पप्पू यादव कहां से पैसा दे रहे हैं? और उसके पहले पप्पू यादव के इस तरह का जो पैसा देने का तुम जो हिसाब पूछ रहे हो उनसे, कि इसका तो इतिहास भरा पड़ा है उनके व्यक्तिगत जीवन में, राजनीतिक जीवन में, तो कहां से हो रहे थे अब तक जी। तो अब सवाल यह है कि ये सारी की सारी जो सरकारी मशीनरी है, इसको लेकर के चुनाव लड़ने की नौबत बीजेपी को क्यों आ रही है? ये उसके लिए आखिरी अस्त्र है। ये इनको भी इस्तेमाल कर लो और उसके बाद जब वो उनको पटखनी वहां से मिलेगी, बिहार की जनता जब उनको बताएगी कि साहब आपने हमारे साथ इसी तरीके से ज्यादतियां की हैं, इसी तरीके से जो हमारे सरोकार हैं उसका आपको परवाह ही नहीं है। कहीं आप देखिए, चाहे वो अमित शाह का भाषण उठा के देख लीजिए, चाहे मोदी जी का भाषण उठा के देख लीजिए, चाहे खुद नीतीश कुमार के भाषण उठा के देख लीजिए, ये तीन ही तो उनके सबसे बड़े स्टालवर्ट नेता हैं इस पूरे के पूरे चुनाव कैंपेन में। कहीं किसी की बातों में कोई ऐसी चीज नजर आती है जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है पलायन, बिहार की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार, बिहार की सबसे बड़ी समस्या है चरमराई हुई वहां की शिक्षा व्यवस्था, चरमराया हुआ वहां का स्वास्थ्य तंत्र। ये बुनियादी चीजें हैं। इनकी स्थिति में क्या बदलाव हुआ है, क्या इसमें आप शोकेस कर सकते हो कि देखिए साहब 20 साल पहले, अरे जंगल राज अगर आपराधिक घटनाओं की बात है तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड कोई अच्छा तो है नहीं, सारे आंकड़े आपके खिलाफ हैं जी। दूसरी चीज यह है कि हम मान सकते हैं कि जो स्थितियां उस दौर में खराब थीं, जिस मैग्नीट्यूड तक खराब थी, उसमें कुछ बदलाव हुआ तो इसीलिए तो सत्ता परिवर्तन किया जाता है। आज आप 20 साल से हैं तो 20 साल से आपको कौन सी बातें पूछी जा रही हैं? 20 साल से जो जुड़ा हुआ सवाल है वो है पलायन, वो है रोजगार, वो है शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी चीजें। आपके पास शोकेस करने के लिए क्या है? हमने ये हाईवे बना दिए, सड़क बना दिया, ठीक है, अच्छी बात है। ये आपने जो किया है उसको क्यों कोई नकारेगा? और आपके किए हुए को और आपने जिस तरीके से भी अपनी मार्केटिंग की थी उससे आप इससे पहले 3 मैंडेट लेके आए हैं। लेकिन आज अगर स्थितियां खराब हैं तो जिन चीजों के बारे में आपसे 20 साल का हिसाब पूछा जा रहा है वो वही मुद्दे हैं जो मैंने अभी बोले हैं जी। उसके बारे में 20 साल के लिए पूछा जा रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि आपने जो है 20 साल में सड़कें कितनी बनाई। हाँ, पुल का दास्तान तो हमारे आपके सामने है। जितने बढ़िया तादाद से बिहार में पुल गिरे हैं उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। शर्म से आंखें नीची हो जाती हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो हालात हैं, इसको देखते हुए अब जो हमारे सामने स्थिति है वो क्या है जी? वो सिर्फ ये है कि यहां सीधे सीधे हमें दिख रहा है कि एक परिवर्तन की बयार बह रही है और इस बात को खूब अच्छी तरीके से बीजेपी के रणनीतिकार महसूस कर रहे हैं। अच्छी बात उनके खाते में सिर्फ इतनी है कि महसूस कर रहे हैं तो उसको लेकर के साम दाम दंड भेद जो कुछ भी
सही और गलत रणनीति है वो सब अपना लेना चाहते हैं, लेकिन जब जनता आती है ना तो फिर कुछ नहीं काम आता। वो इस समय जनता आ रही है। जनता जिस तरह का जनादेश उसने अपना मानस बना लिया है वो हमको आपको ऐसे हवा में नहीं दिख रहा है, वो है जमीन पर है, इसलिए दिख रहा है। अब एक ही चीज है कि हाँ भैया इसके बाद भी इतनी सारी की सारी जो चीजें हैं, आप देखिए ना पिछला चुनाव 5 साल पहले वाला 2020 का चुनाव देखिए, जितने जितने मामूली से मार्जिन से सीटें हारी गई हैं। 45 सीटें ऐसी, कल ही मैं आंकड़ा पढ़ रहा था कि 45 सीटें ऐसी हैं जो कि 5000 से कम मार्जिन से हारी। और ये 5000, ये वो लोग हैं, फर्ज कीजिए कि जिसने 5 साल पहले महागठबंधन के उम्मीदवारों को वोट दिया था, क्या वो व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि वो इस बार महागठबंधन को वोट नहीं देगा? क्या 5 साल में ऐसी परिस्थितियां बदल गई हैं कि उसका मानस बदल जाना चाहिए? लेकिन दूसरी तरफ क्या 5 साल में ऐसे लोग बढ़े होंगे जो कि इस सरकार से नाखुश होंगे, नाराज होंगे? और वही संख्या, वही चीज जब क्लब हो जाती है तो वो इनको डरा रही है, बीजेपी के रणनीतिकारों को डरा रही है। उन्हें लग रहा है कि नहीं, हमारे पैर के नीचे से जमीन खिसक सकती है जी। और रही बात इसकी कि इस चुनाव के बाद नीतीश बाबू और उनकी जेडीयू, ये दोनों कहां मिलेंगे? जैसे कल भी बात आपके पैनलिस्ट ने, राय साहब ने, मेरे ख्याल में अनिल जी ने बोली थी, ये कहां रहेंगे इसका कुछ पता नहीं है। अभी बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है, बस 14 नवंबर के अंत तक आते आते जब नई सरकार का गठन होगा तब तक आप देखिएगा कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो छत बिछत कर देगी जेडीयू को, बिल्कुल छत बिछत कर देगी। अदरवाइज अगर छत बिछत नहीं कर पाएगी तो फिर दिल्ली की सत्ता भी कमाएगी। ये भी जान लीजिए कि अगर छत बिछत करने से कमजोर रहेगा तो लिहाजा उनके पास सर्वाइवल के लिए कोई रास्ता ही नहीं होगा जेडीयू को मिटाने के अलावा, और नीतीश कुमार को जो है वो बिल्कुल दरकिनार करने के अलावा। अदरवाइज खुद ही नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, उनकी सत्ता चली जाएगी वहां से। जी जी। तो ये चीजें, ये जो कॉम्बिनेशन पर स्टेट पे कितना कुछ लगा हुआ है वहां, अगर हम उस पर गौर करें तो हम पाते हैं कि स्थितियां खास तौर से एनडीए के सहयोगी दलों के लिए बहुत ही दुखद है। वरना इस तरह की सोचिए ना आप कि भाई आप अपने प्रतिद्वंदी को चुनाव प्रचार करने से क्यों रोकना चाहेंगे? कब करेंगे ऐसा आप? जब आपको लगेगा कि भैया उसके प्रचार, जैसा आपने अपने इंट्रो में कहा कि कहीं उसके यहां ज्यादा भीड़ न जुट जाए तो हमारी तो बिल्कुल शीशा लेदर हो जाएगी। अभी तो चुनाव के गर्माहट अभी शुरुआत ही हुई है उसकी। तो ये पहलू हैं जिनको मुझे लगता है कि जो आपने बात पूछी है उसका ये जवाब बनता है मेरी तरफ से। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरा जल्दी से पहले अमलेंदु जी आपके पास आता हूं, फिर पंकज जी आपके पास आता हूं। अमलेंदु जी, बिहार में अब पिक्चर क्लियर है, ऐसे देखा जाए तो इंडिया गठबंधन ने तो बहुत ही क्लियर कर रखा है। और इन सब के बीच एक आपके पास आऊं उनसे पहले पप्पू यादव की एक बाइट सुनाना चाहता हूं, जिसमें मुसलमान भी या दलित भी उप मुख्यमंत्री हो सकता है, ये पप्पू यादव कह रहे हैं। और ये बाइट यहां इसलिए जरूरी है क्योंकि कल से, जब से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री की घोषणा हुई है, उसके बाद से यही एनडीए और इसी एनडीए खेमे का मीडिया जो है वो बार बार इस डिबेट को लेकर आ रहा है कि आखिर, और फिर कुछ मुस्लिम नेता भी जो एनडीए का समर्थन करते हैं, उन लोगों ने भी कहा कि 18% हम हैं और आप 2% वाले को उप मुख्यमंत्री बना रहे हो। इसलिए यहां पर जरा पहले पप्पू यादव को सुन लेते हैं और कैसे यहां क्लैरिटी के साथ इंडिया गठबंधन आगे है और उसके साथ साथ उधर एनडीए खेमा जो है वो क्यों परेशान है, इसलिए क्यों नरेंद्र मोदी को डेटा आटा की जगह, आपका ही सेंटेंस था कल, आटा और डाटा, तो आटा की जगह डेटा की बात क्यों करनी पड़ रही है नरेंद्र मोदी को, उसकी चर्चा भी करेंगे। पहले सुनिए जरा इनको, पप्पू यादव को। तो क्या दिख रहा है, बस कांग्रेस में है महागठबंधन। जो निर्णय राहुल गांधी जी ने लिया है और मैं जो देख रहा हूं, पूरा का पूरा सीमांचल और कोसी, बिल्कुल हमारे प्रभारी महोदय हैं, हमारे कटिहार के हमारे नेता हैं, मंत्री हैं इरफान भाई, पूरा बिहार जो है वह मैं जो महसूस कर रहा हूं वो बदलाव चाहता है। यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। हम पीछे हैं, जनता आगे है। जनता कह रही है कि मैं राहुल गांधी जी जिन मुद्दों को लेकर के, आप ये गलतफहमी मत पालिए, राहुल गांधी का निर्णय है एक दलित एक माइनॉरिटीज को हम डिप्टी सीएम बनाएंगे ही बनाएंगे। हर कीमत पर एक डिप्टी सीएम हमारे दलित होंगे, एक माइनॉरिटीज के लोग होंगे।
ये आपको मैं वादा करता हूँ हर परिस्थिति में। और ये हमारे नेता का जो निर्णय है वो है अत्यंत पिछड़ी जाति, दलित और माइनॉरिटीज, इसमें कहीं बहस नहीं है। एक ओबीसी हमारे सीएम हो जाएंगे और एक अत्यंत पिछड़ी जाति और दूसरा माइनॉरिटीज और दलित, तो इस पर कहाँ कोई बहस क्या गुंजाइश है। पहले भी हमारे नेता ने भोला पासवान शास्त्री जी को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया है, पहले भी यहाँ पर अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री बनाया है। महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज को मुख्यमंत्री कौन बनाया, यहाँ अब्दुल गफूर साहब को कौन बनाया। और आपको क्या लगता है कि हमारी पार्टी बगैर दलित और माइनॉरिटीज और बिना ईबीसी के एक निर्णय लेती है क्या? लेकिन जिस तरीके से मुकेश सहनी, तो सुन रहे थे आप, यहां पे क्लियर बिल्कुल पूरे बिहार की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको भी यहां सामने रखते हुए और दलित और अल्पसंख्यकों की बात करते हुए यहां पप्पू यादव कह रहे हैं कि हमारी रणनीति क्या है। और ईबीसी की बात, ओबीसी की बात तो कर ही रहे हैं और इससे साफ समझ में आ रहा है ईबीसी, और ईबीसी में मुकेश सहनी भी आते हैं और ईबीसी में इन्हीं के गठबंधन में एक और नेता हैं पान, आपको याद होगा अमलेंदु जी, आईपी इंजीनियर आईपी गुप्ता, छुपे रुस्तम हो सकते हैं वो, और पान हैं और पान का बिजनेस करने वाले जितने भी हैं यानी पान व्यवसायी। और पान का अगर जिक्र आए तो बिहार में और उसमें भी मिथिलांचल हमेशा आपको याद आएगा। जहां आप किसी के घर पे जाएंगे मिथिलांचल में, जो लोग मिथिलांचल से मेरे इस कार्यक्रम को, हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे वो अच्छी तरह से जानते हैं। मैं कुछ दिनों तक उधर रहा हूं, इसलिए कुछ महीने गुजरे हैं मिथिलांचल में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप किसी के घर जाएंगे तो आपको चाय पानी की व्यवस्था तो बाद में होगी, पहले पान की व्यवस्था होगी। तो आप समझ सकते हैं कि पहले पान खिलाया जाएगा और उसके बाद फिर चाय के लिए पूछा जाएगा। तो पान मतलब सीधे है सम्मान। पान का मतलब है कि आपको सम्मान दे रहा है सामने वाला, और उस सिंबल के साथ, उस पार्टी के साथ एक आदमी खड़ा है और वो इंडिया गठबंधन के साथ है और है पूरा का पूरा दूसरे ढंग से देखा जाए तो ईबीसी, और वो है इंजीनियर आईपी गुप्ता। इसलिए यहां ये जरूरी है। और इन सब के बीच अमलेंदु जी, जेडीयू ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया, याद है आपको? चार को। 4 मुसलमानों को टिकट दोगे और आप इंडिया गठबंधन से पूछोगे कि किसी मुस्लिम नाम को लेकर क्यों नहीं आए तुम, या कोई मुस्लिम नेता जो जेडीयू और बीजेपी की तरफदारी करता हो वो बोलेगा कि हमारे यहाँ से कोई है ही नहीं। आखिर बिहार की राजनीति, जहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसके ब्लड में सियासत होती है, वहाँ पे आप क्या बात करोगे? चलिए खैर, आपकी टिप्पणी। देखिए राजीव जी, एक तो चिराग पासवान जो है वो सबसे ज्यादा उछल रहे हैं इस मामले में कि मुसलमान को क्यों नहीं बनाया। आप बता रहे हैं कि उनके पिताजी ने तो मांग की थी कि कांग्रेस जो है किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना दे तो वो समर्थन दे देंगे, और नहीं बनाया उस समय। अब ये चिराग पासवान का कहना है राजीव जी, उन चिराग पासवान का जिन्होंने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है, और उसके बाद वो बता रहे हैं कि फिर भी मुसलमान उनका नहीं हुआ, यानी उनके पिताजी का नहीं हुआ। तो ये बता रहे हैं चिराग पासवान, ये उनका कहना है। तो अब आप बता रहे हैं कि आपके पिताजी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी, कांग्रेस ने बनाया नहीं, और मुसलमान फिर भी जो था वो पासवान का नहीं हुआ, ये चिराग पासवान का कहना है। तो भाई आप किस आधार पे बात कर रहे हैं कि कांग्रेस बना दे या नहीं बना दे? पहले आप बताइए, आपने कितने को टिकट दिया? नीतीश कुमार ने अपने टिकट कम कर दिए, जो पिछली बार दिए थे उससे काफी कम कर दिए, 4 ही इस बार टिकट दिए हैं। उन 4 में भी वो 4 जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, अल्लाह जाने जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तो यहाँ सवाल यही है, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी राजीव जी, कि सवाल ये नहीं है कि कितने, सवाल ये है कि जितने टिकट दिए गए उनमें से जीतेंगे कितने। बात जीत की है। अगर नीतीश कुमार ने 4 दिए और 4 में से एक भी जीत कर नहीं आता है, और इंडिया गठबंधन ने 18 दिए और 18 में से 16 जीत के आते हैं या 10 जीत के आते हैं, तो किसका फिर स्ट्राइक रेट ज्यादा होगा? और दूसरी बात राजीव जी, बात यह है कि इस तरीके की राजनीति से साहब 2% वाले को इतना दे दिया और 18% वाले को इतना दे दिया, इसमें असल में हमारे कुछ यूट्यूबर जो है उनका भी बड़ा अच्छा खासा योगदान है, और हमारे जो कुछ जो ओवैसी साहब हैं उनकी भी टीम का बड़ा योगदान है। और इन सारी चीजों को मतलब ओवैसी के समर्थक ट्वीट कर रहे हैं इस तरीके के, और बीजेपी के लोग जो है उसको रिपीट कर रहे हैं। तो ये गठबंधन क्या कहलाता है राजीव जी, ये तो साफ मालूम पड़ रहा है कि ओवैसी साहब कुछ बात कह रहे हैं और बीजेपी के लोग उसको रिपीट कर रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छा गठबंधन है। ऐसी है कि यूट्यूबर पहुंच गई वहां हज हाउस पे पटना के,
और वहां बताने लगी कि देखिए सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है कि अब्दुल दरी बिछाएगा और 2% वाला जो है वो उप मुख्यमंत्री बन जाएगा। और वहीं एक साहब मिल गए जो नमाज पढ़ के आ रहे थे, उन्होंने यूट्यूबर महोदया को अच्छी तरह से खींच दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ योगी आदित्यनाथ आकर 80 और 20 की बात कर रहे हैं और हम यहाँ 18 और 82 की बात करके हम क्या 82 को निपटा देंगे। और उनका जरा सा मुंह रह गया यूट्यूबर महोदया का। तो ये इस तरीके की चीजें चल रही हैं। तो असल में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने ही एजेंडे से नहीं लड़ती है, वो ओवैसी और ओवैसी के समर्थक जो इस तरीके के यूट्यूबर्स हैं उनके सहारे भी चुनाव लड़ती है, वो लड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन राजीव जी, बिहार का जनमानस बहुत समझदार है और उन्हीं यूट्यूबर महोदया के उसी वीडियो में कई लोग ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि बिहार के लोगों को ना तो ओवैसी साहब पॉलिटिक्स समझाएं और ना बिहार के लोगों को मोदी जी पॉलिटिक्स समझाएं। हम जानते हैं बिहार को हमें यूपी नहीं बनाना है, ये बात राजीव जी को कहते हुए सुने गए। तो अब समझ लीजिए कि क्या स्थितियां हैं। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने जाल बुने उसी में फंसती नजर आ रही है। राजीव जी, आप तो बिहार से चूंकि आते हैं तो अच्छे तरीके से जानते होंगे कि बिहार में कायस्थों की आबादी क्षत्रियों से और भूमिहारों से कम नहीं है, लगभग बराबर की। भारतीय जनता पार्टी ने क्षत्रियों को और भूमिहारों को तो जमकर टिकट दे दिए और कायस्थों के टिकट काट दिए, सिर्फ 2 टिकट दिए, उसमें भी एक जो मंत्री होते थे कुम्हरार सीट से आते थे उनका भी टिकट काट दिया। अब वहां जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, सिन्हा जो है, क्या नाम है उनका, कोई जीत से सिन्हा है, वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो गए चित्रकूटा पे, वहां कायस्थों ने घेर लिया उनको और पूछा उनसे कि भाई हमारे टिकट जो क्यों काट दिए गए। तो उनका कि कार्यकर्ता को टिकट दिया। तो सवाल पूछा गया कि वो मैथिली ठाकुर जो है उसके क्षेत्र में क्या कार्यकर्ता नहीं थे? जो 25 साल की लड़की जो है अभी 3 महीना पहले 25 साल की हुई है, उसको टिकट दे दिया, वहां कार्यकर्ता नहीं थे। और हमारी सीट जो है, जो जहां पे हमारा 21 सीट था, वहां आपने उठाकर जो है कार्यकर्ता को दे दिया, यहाँ कार्यकर्ता बता रहे हैं। तो ये राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी चालें चली हैं और जो दूसरों को फंसाने की कोशिश करती है उसमें खुद फंसती हुई नजर आ रही है। और बिहार में राजीव जी, कम से कम जो शहरी क्षेत्रों वाली विधानसभा सीटें हैं उनमें मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसी सीट हो जिसपे 20 से 30 हजार जो है कायस्थों की आबादी ना हो। तो वो सब एक मतलब जो उनका पक्का वोट बैंक समझा जाता था, वो खुद भारतीय जनता पार्टी ने अपना इस तरीके से नुकसान कर लिया। अब आप सवाल कर रहे हैं दूसरों से, भाई दूसरे सवाल को और खूब अच्छे तरीके से करो। अब राजीव जी, लालू प्रसाद यादव ने सुबह ट्वीट किया और राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया कि किस तरीके से बिहार में छठ में परेशानी हो रही है। अब रेलवे जो है राजीव जी, वो फैक्ट चेक कर रहा है और रेलवे फैक्ट चेक करके बता रहा है कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो 178 या 100 कुछ जो थी, मतलब वो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी, यानी ये फैक्ट चेक कर दिया। लेकिन दूसरे फैक्ट चेक में ही कह रहा है कि अभी जो है वो 12,000 रेलगाड़ियां चलाई गई हैं विभिन्न क्षेत्रों से बिहार के लिए। अब राजीव जी, लालू प्रसाद यादव ने सुबह यही कहा था कि 13,800 कुछ मतलब रेलगाड़ियां पूरे देश भर में हैं और 12,000 रेलगाड़ियां इन्होंने बिहार के लिए चला दी। तो झूठों के सरदार और मक्कार जो है राजीव जी, वो इसी तरीके के हुआ करते हो। देखिए कि जो विभाग है उनकी मजबूरी कितनी है कि फैक्ट चेक करके उन्हें ये तो बताना पड़ रहा है कि लालू प्रसाद यादव के समय में लगभग 200 के आसपास ट्रेनें चलाई गई, लेकिन साथ में ये झूठ भी बोलना पड़ रहा है कि 12,000 रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। तो ये राजीव जी सब काम चलते हैं और चलते रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में फंसी हुई है। और कल राजीव जी, जिस तरीके से राजीव प्रताप रूढ़ी ने खुला चैलेंज दिया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार रहेंगे। अब मोदी जी ने तो कल नहीं कहा कि नीतीश कुमार रहेंगे मुख्यमंत्री, ही नहीं रहेंगे, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी ने खुला चैलेंज दे दिया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। और जनता से भी कहलवाया, नारा भी लगवाया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। मेरा तो मानना है पंकज जी, नीतीश बाबू पे आप बात करना ही छोड़ देना चाहिए। नीतीश बाबू अब कहीं के नहीं हैं, कहीं के रहेंगे भी नहीं। अमलेंदु जी आप भी समय बर्बाद कर रहे हैं और राजीव प्रताप रूढ़ी भी समय बर्बाद कर रहे हैं। थे, हैं, रहेंगे, अरे तब रहोगे ना जब आपकी सरकार बनेगी। और दूसरी बात है, तब रहोगे ना जब पिछली बार तो 43 सीटें आप लेके चले आए थे, इस बार क्या उतनी सीटें लेके आ रहे हैं आप? आपकी पार्टी आपको निपटा रही है, आपका गठबंधन आपको निपटा रहा है, बीजेपी आपको निपटा रही है। पहले आपस में लड़ लें पंकज जी। दिखाई दे आप देखिए ना कल समस्तीपुर की सभा के लिए जो वक्ताओं की लिस्ट बनी होगी, ऐसा नहीं होता है प्राइम मिनिस्टर जो हेड कर रहे हैं उनके पास वो सूची ना गई हो। उसके अंदर वक्ता में नीतीश कुमार से पहले चिराग पासवान का नाम था।
चिराग पासवान के नाम की घोषणा कर दी, लेकिन दिखाने के लिए ये एक इतना अच्छा ड्रामा स्टेज करते हैं ये लोग, तो ड्रामा स्टेज किया नहीं, चिराग नहीं बोलेंगे, ये नीतीश बाबू बोलेंगे। क्योंकि नीतीश को देखिए, ये नीतीश को आगे तो रखना चाहते, लेकिन पिछली बार नीतीश कुमार को बिहार के लगभग 5% मुस्लिम मतदाताओं ने वोट दिया था। लेकिन मैं खासकर वक्त कानून के बाद की जो बात है और सीए के बाद की बात है, मैं इसको बता रहा हूं कि शायद इस बार वो वोट प्रतिशत 1% भी ना हो। मुकेश जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि वोटों का वेरिएशन कितना परसेंट होगा पिछली बार से, लेकिन उनको ये भी याद रखना चाहिए कि 68,000 नए नाम जोड़ दिए हैं। असल खेल तो वही है ना, आनंद वाला, जोड़ने और घटाने का गणित। तो बेसिकली वो लोग उस चीज पे टिके हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का जो कैंपेन है वो एक असफल कैंपेन है। मैं फिर रिपीट करूंगा, योगी जी आए, वो बुर्का वाली बात करने लगे। अमित शाह आए, उन्होंने परसों सीधे बोला कि घुसपैठिए आ जाएंगे, घुसपैठिए को बाहर निकाल देंगे। भाई 11 साल से आपकी केंद्र में सरकार है और 20 साल में नीतीश कुमार की सरकार है, घुसपैठिए आए क्यों? वो आ गए तो अभी तक आपने क्यों नहीं निकाला? आपको फिर से सरकार की क्यों जरूरत है? यानी हम एक श्योर वादा नहीं कर पा रहे कि मेरी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे। और अब आंकड़े देखिए, अब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी कहीं भी शराबबंदी की बात नहीं कर रही है। आखिर क्यों नहीं कर रही है? अब आप देखिए, शराबबंदी की दुर्गति आप देखिए कि लगभग पिछले 5 साल में 15 लाख मुकदमे शराबबंदी एक्ट के तहत बिहार में कायम हुए और 15 लाख मुकदमों में 90% शराब पीने वालों पे हुए। आखिर शराब कहां से आई, इस पर आप चर्चा नहीं कर रहे। शराब से इतनी बड़ी संख्या में करीबन 20 बड़े कांड हुए जिसके अंदर 50 और उससे अधिक लोग जहरीली शराब पीने से मरे। इसीलिए आप शराब की बात तो कर नहीं रहे। भाई साहब टॉर्च की रोशनी जलवा रहे थे उस समय जब मंच पर प्राइम मिनिस्टर हो और बत्ती चली जाए, लाइट चली जाए। झटका मंत्री जी कह रहे हैं कि लाइट वाले जल्दी लाइट दो। यदि पंजाब में किसी राज्य में हुआ होता तो मोदी जी बोलते मैं आपके यहां से सुरक्षित आ गया, देखो लाइट बंद कर दी थी। और ये लाइट राहुल गांधी के सभा में वोट यात्रा में कटती रही। अब मैं कांग्रेस पर बात करना चाहूं। कृष्णा अलवरू को किस तरीके से हटाया गया? पहले उनको युवा कांग्रेस के प्रभारी पद से हटाकर मनीष को लाया गया और उसके बाद में उनको बिहार से हटा दिया गया। एक बार भी लग सकता है कि कृष्णा अलवरू से राहुल गांधी और नेतृत्व बहुत नाराज था, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन जो मेरी जानकारी हुई है कि कांग्रेस नेतृत्व राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट होती कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, क्योंकि बाकी जितने प्रभारी थे उनका ऑफिस फिर वहीं आरजेडी के ऑफिस से चलता। कृष्णा अलवरू ने बहुत अच्छे तरीके से टिकट बांटे, अच्छे तरीके से बेस तैयार कर दिया। जब सब कुछ हो गया तो उसको हटा दिया गया। भाई कार्यकर्ता नाराज है, वो फलाना नाराज है, चलो आप संतुष्ट हो गए, उसको हटा दिया। लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता ना, टिकट तो बढ़ चुके, अब आप क्या कर लोगे? तो ये कांग्रेस की बहुत सोची समझी रणनीति है। अविनाश पांडे थोड़े से सॉफ्ट स्पोकन है, पेशे से वकील है, नागपुर के रहने वाले हैं और आरएसएस की कार्यप्रणाली बहुत अच्छे भी जानते हैं और उनका काम करने का अपना तरीका है और वो बहुत सफल प्रभारी कभी भी रहे वो। लेकिन उनको केवल इसलिए ले आया गया कि अब वो कार्यकर्ताओं को खुश करते रहेंगे। जो कार्यकर्ता कृष्णा अलवरू को थोड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन से नाराज थे। तो कांग्रेस या जो महागठबंधन है उनकी सोच बहुत स्पष्ट है। आज और कल के अंदर बहुत सारे उम्मीदवारों के नाम भी वापिस हुए हैं। अब इतनी अधिक सीटें नहीं है जिनके ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंफ्लिक्ट है। जहां पर कंफ्लिक्ट भी है वहां पर वो सीमित सीटों को है। जो लोग मुस्लिम उप मुख्यमंत्री या उसके ओहदे की बात कर रहे हैं, वो भी मुस्लिम पद पे होने से ही सब कुछ हो जाता। तो बिहार का तो गवर्नर मुस्लिम है, बिहार में विधानमंडल दल का नेता प्रतिपक्ष का मुस्लिम है। तो आज मुस्लिम नेतृत्व की बात नहीं हो रही है। मुस्लिम नेतृत्व सभी की कोई चीज सेकुलर इंडिया में नहीं होना चाहिए।
क्योंकि ये हिंदू नेतृत्व के शब्द को उभारता है। यदि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और इस तरीके के कई नेता हमारी आजादी की लड़ाई से बहुत बाद तक नेता रहे, तो मुस्लिम नेता नहीं थे। जितने अभी लिस्ट बताई गई 7-8 राज्यों के मुख्यमंत्री को मुस्लिम नेता थे, इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बने, वो जन नेता थे। कांग्रेस बीजेपी से अलग है। बीजेपी को हिंदू नेता चाहिए, लेकिन कांग्रेस को जन नेता चाहिए, और उसको इस बात पर बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए कि हमें जन नेता चाहिए, और जो जन नेता है वो चुने जा रहे हैं। पिछली बार में जेडीयू ने 4 टिकट मुस्लिम को दिए थे, और चारों सीटें इतनी कमजोर थी, उसमें हारे थे, एक सीट में तो तीसरे नंबर पर रहा था जेडीयू का मुद्दा। इस बार भी इतने कमजोर सीटों को दिए, लेकिन कांग्रेस ने किसी सीटों को नहीं दिए। कांग्रेस और आरजेडी की तो कोशिश है कि 10 से 12-15 कम से कम मुस्लिम कैंडिडेट जीत के आए। तो आज सवाल जो है कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा को लेकर है, जनाधिकारों की रक्षा को लेकर है। इसको हिंदू मुसलमान से के बांटने का कोशिश नहीं करना चाहिए, और कांग्रेस ने इस दिशा में बहुत वाइजली किया है। देखिएगा 3-4 दिन में जो बहुत सारे लोग नाराज हुए थे, जिन्होंने कृष्णा लवारू के मुंह पे नारे लगाए, कुछ ने इस्तीफा दिया, वो सब लोग पार्टी का काम करेंगे। इसी मॉड ऑफ अप्रेंटिस से क्या राहुल गांधी इसीलिए आज की तारीख तक बिहार की उनका प्रोग्राम उनके फाइनल है, वो नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो इंटरनल कंफ्लिक्ट जो सो कॉल्ड है उसको भी सॉल्व करना चाह रहे थे कि ये हो जाए और हम आगे बढ़े। क्योंकि आप मान के चलिए कि कब जा रहे हैं पंकज जी, कब जा रहे हैं राहुल गांधी? मेरे हिसाब से 30 तारीख से उनकी प्लानिंग है। 30 से और प्रियंका गांधी पहले जाएंगी? हाँ निश्चित है, उनको जाना है। तो संयुक्त घोषणा पत्र मैनिफेस्टो आने वाला है। बिल्कुल। तो देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से चूंकि क्या है कि इस समय गठबंधन का एकजुट होना उतना ही जरूरी है जितना एनडीए की पार्टियों को मात देना। और गठबंधन में एकजुट होने के लिए एक मुद्दा जो चल रहा है, केवल विकास की बात कर रहे हैं। भाई आप किस जंगल राज की बात कर रहे हैं? पहले जंगल राज था तो 20 साल में आप लोग वापिस क्यों नहीं आ गए? किस जंगल राज की बात कर रहे हैं यार? जिस राज्य के 95 लाख परिवार आज की तारीख में 200 रुपए प्रतिदिन की आय से कम में काम चलाते हैं, ये योजना, ये नीति आयोग है, उसकी सूचकांक की रिपोर्ट है। तो आपने राज्य को क्या दिया? मैं आपको एक चीज और बताऊं, चूंकि इस समय नदियों की और तालाबों की सबसे ज्यादा बात हो रही है बिहार में, और नीतीश कुमार के समय में नदियों और तालाबों की जितनी दुर्गति हुई है कभी नहीं हुई। आप यकीन करें कि अधिकांश छोटी नदियां अश्विन जाते ही कार्तिक शुरू होते हैं उसमें पानी नहीं है, और उसका कारण केवल ये है कि बालू ने नदियों को खत्म कर दिया, एक चीज। और जो नीतीश सरकार ने जितने ब्रिज बनवाए, और उन ब्रिजेस का जो मलबा था वो उन्हीं नदियों में दफना दिया। नदियां इतनी उथली है कि उसमें सावन भादो समाया नहीं, जबकि एक बड़े हिस्से में इस बार अच्छा पानी बरसा था, नेपाल से भी ठीक ठाक पानी आया। ये जो मुद्दा है, आप देखिए बिहार में ये छठ का मुद्दा है। छठ के लोगों को नदियों में पानी नहीं मिल रहा है। और आपको बताएं कि जो ट्रांसपोर्टेशन का मुद्दा है ये इतना मार्मिक था, मैं आपको बताऊं कि लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं। बिहार के लिए छठ के जाने वालों की लगभग वो स्थिति थी जो हम लोगों ने कोविड के समय देखी। आप यकीन करें, राजस्थान से एक आदमी तो 4 लाख रुपए में टेम्पो खरीदा, अपने परिवार को भर के ले गया। दिल्ली के ऐसे सैकड़ों परिवारों को जानता हूं जो टैक्सी से गए 12 से 18 हजार रुपए पे करके। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा मुद्दा है ना। और क्या होता है कि हम किस चीज के दावे कर रहे हैं, और उसमें क्या होता है, जले में नमक छिड़का जाता है कि इस प्रकार के जो कोई दर्द देता है, तो जो छटंकी गिरोह के लोग हैं वो उसे वंदे भारत का फोटो लगाते, देखो वंदे भारत खाली जा रही है। वंदे भारत भी एग्जीक्यूटिव क्लास की। अब यार झांसी से यदि खजुराहो की वंदे भारत का फोटो दिखाओगे तो खाली बताएगी भाई। झांसी से खजुराहो आप सड़क से 2 घंटे में पहुंच सकते हो, वंदे भारत में 4 घंटे लगते हैं। बात यह है ना कि कितनों के पास है ना, कितनों का पास पैसा। 4 लाख रुपए में टेम्पो खरीदा, लेकिन कितनों के पास इतनी क्षमता है? क्योंकि उसके आप 20 लोगों का परिवार लेके जा रहा है उसमें, वो
आप 30 लोगों का, भाई दिल्ली से जो लोग गए हैं 10-10, 12-12 हजार रुपए खर्च करके, आप जान के चलो कि वो उनका जो त्योहार का खर्चा करना था ना, उस खर्चे की कटौती की है उन्होंने। बिल्कुल। और ये दर्द जो है, यदि 68 लाख वोटों का घपला नहीं हुआ, क्योंकि अब हम लोग बार बार ज्ञानेंद्र कुमार जी को भूल रहे हो, ज्ञानेश जी को। ज्ञानेश जी सबसे बड़ा घटक है एनडीए का। बिल्कुल। SIR तो उसको नहीं भूलना चाहिए। जी SIR। और बिल्कुल इस पे आते हैं दोबारा। जरा डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहता हूं। मैं जान रहा हूं अब आप मॉर्निंग वॉक पे निकलेंगे अमेरिका में हैं और सुबह 6:30 बजे से हमारे साथ आप बैठे हुए हैं। जो साथी बाद में जुड़े हैं, आज हमने आखिर फाइनली पकड़ लिया है डॉक्टर साहब को, डॉक्टर राकेश पाठक जी को, और सुबह सुबह इनको जगा के हम अपने साथ बैठाकर बिहार पे चर्चा कर रहे हैं। बिहार के काफ़ी लोग हैं अमेरिका में, विदेशों में काफ़ी बसते हैं, और कई लोग नरेंद्र मोदी के नाम के माला भी जपते हैं। मोदी मोदी के नारे लगाने में कई लोग आगे रहते हैं, कुछ लोग हिंदुस्तान से ले जाए जाते हैं, आप सब जानते हैं, अग्रिम पंक्ति में रखे जाते हैं वैसे लोग भी। लेकिन बिहार में जो कुछ हो रहा है, छठ, आज से छठ की शुरुआत। आज मैंने अपने इस जो शुरुआती जो मैं अपनी बात रखता हूं, उसमें पहला सेंटेंस मेरा छठ से ही, मैंने वहीं से शुरुआत की थी। छठ पर्व की आज से शुरुआत हो गई है। 3 दिनों तक ये पर्व, आज नहाय खाए, कल खरना, परसों पहला अर्घ, दूसरा अर्घ यानी समापन 28 तारीख को ये सब कुछ होगा, लेकिन 28 को। लेकिन इसके साथ जो जाने वाले लोगों की भीड़ है, राजनीति इस पे हो गई है। अमलेंदु उपाध्याय जी एक बात कह रहे थे कि इंडियन रेलवे ने लालू प्रसाद के ट्वीट का फैक्ट चेक करके डाल दिया है। अब देखिए, इंडियन रेलवे ये सब काम, या पीआईबी तो चलो पिछले दिनों से लगा हुआ है, लेकिन इंडियन रेलवे या कोई डिपार्टमेंट ऐसा काम नहीं करता था। राजनीति को राजनीति रहने दीजिए। अब अगर डिपार्टमेंट्स को राजनीति में आप लेके आएंगे तो फिर बात तो बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन कितनी गाड़ियां चली नहीं चली ये मायने नहीं रखते हैं डॉक्टर साहब। मायने ये रखता है कि क्या आप सुरक्षित और अपनी सीट पर बैठकर अपने घर की यात्रा कर पाए, घर तक पहुंच पाए। मायने तो ये रखता है ना। आपने कितनी गाड़ियां चलाई, कितने हजार चला दिए। भाई पॉपुलेशन का आप भी दावा करते हैं कि 140 करोड़ की आबादी हो गई हिंदुस्तान में, उससे ज्यादा हो गए, तो उस हिसाब से गाड़ियां चलवाइए, उस हिसाब से ट्रैक बनवाइए, वैसी व्यवस्था कीजिए। और इन सब का कितना असर पड़ सकता है इस चुनाव में, जरा इसका भी विश्लेषण हम कर लें। अब चुनाव जो है फर्स्ट फेज का 6 तारीख को है। 28 को मैं इसलिए कह रहा था कि 28 को समापन हो रहा है। 28 के बाद 6 तारीख तक में कितने दिन, 3 दिन इधर और 6 दिन उधर, 5 दिन उधर, 8 दिन। क्या 8 दिन तक लोग रुकेंगे? 8 दिन, क्या 8 दिन तक रुकेंगे? मुझे जहां तक लगता है कि बहुत कम लोग रुकेंगे, बहुत कम लोग रुकेंगे। आधे तो आ जाएंगे, लेकिन जो आ जाएंगे, क्या 68 लाख का खेल वही होने वाला है जिस तरफ चिंता जाहिर कर रहे हैं हमारे साथी पंकज चतुर्वेदी जी? उस हिसाब से जरा देखें तो क्या हम जो विश्लेषण कर रहे हैं ये सब सारे विश्लेषण ध्वस्त होंगे, क्योंकि पहले ही वोट चोरी का खेल रचा जा चुका है, ये माना जाए। निराश हो जाए हम, या यहां चोरों को चोरी न कर पाए उसके लिए विपक्ष जो है वो उतनी मजबूती के साथ वहां खड़ा दिखे, ये भी हो सकता है। कैसे आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, छठ से लेकर वोट चोरी तक, और उस बीच ये चुनाव? डॉक्टर साहब, देश में जो तीज त्योहार हैं, पर्व हैं, जो हमारी सांस्कृतिक परंपराओं से चले आ रहे हैं, उनको लेकर जनमानस बहुत ज्यादा आग्रही होता है। पूरे साल लोग तैयारी करते हैं, दीपावली हो, होली हो, छठ हो, पर अगर ऐसे मौके पर भी कोई व्यक्ति अपने घर न पहुंच पाए या सुविधाजनक यात्रा न कर पाए तो उसके मन में पीड़ा तो बैठ जाती है, और उस पर जले में नमक छिड़कने का काम करती है सरकार, उसके नेता, सरकारी अमले, मंत्रालय। जैसा कि आपने कहा कि इंडियन रेलवे ने फैक्ट चेक कर दिया। रेलवे के इस फैक्ट चेक के बावजूद जो व्यक्ति ट्रेन के टॉयलेट में बैठकर गया है, उस कमोड पर सिर रखकर सोते हुए गया है, उसके घर के लोग, वो खुद कितनी पीड़ा में होगा त्योहार पर अपने घर पहुंचने का।
और कितने ऐसे लोग होंगे जो नहीं पहुंच पाए हो, न उन्हें ट्रेन में जगह मिली, न बस में, न कोई, जैसा कि पंकज जी बता रहे हैं, कोई व्यक्ति 4 लाख रुपए का टेम्पो खरीद कर ले गया अपने पूरे कुनबे को। हर कोई तो ये नहीं कर सकता। ये सारी पीड़ा ऐन चुनाव के वक्त बीजेपी और उसके गठबंधन पर भारी पड़ती, क्योंकि त्योहार पर मिला दर्द आसानी से नहीं भूलता व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति दीपावली न बना पाए किसी भी कारण से, तो उसे पूरे साल टालता रहता है कि वो अपने त्योहार पर घर नहीं पहुंच पाया। इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव से पहले जो बदइंतजामी हुई है उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दूसरी बात आपने वोट चोरी वाली कही। देखिए, बीजेपी और एनडीए, उनकी मदद के लिए लगी हुई सरकारी इकाइयां, ये सब मिलकर तो कोशिश करेंगे ही कि जैसे वोट चोरी अब तक करते आए हैं वैसे ही कर जाए। लेकिन इस बार थोड़ा कठिन होगा। राहुल गांधी का अभियान, उसके बाद तेजस्वी के साथ उनकी यात्रा बिहार की, लोगों में उस सब के चलते इतनी जागरूकता आ गई है कि बिहार का हर मतदाता ये समझ रहा है कि उसके वोट को चुराने की कोशिश की गई है। पहले 65 लाख लोगों के नाम काट देना, मृतकों के नाम होना, जीवितों को मृतक बता देना, ये सारी चीजें अब गांव-गांव, टपरे तक बिहार में पहुंच ही गई हूं। आज के इस युग में, डिजिटल एज में, जबकि गांव में बच्चे के पास मोबाइल है, हर व्यक्ति ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, वोट चोरी, हर व्यक्ति ने तेजस्वी और राहुल की यात्रा को देखा, हर व्यक्ति ये जान रहा है कि चुनाव आयोग के जरिए बीजेपी और मोदी शाह उसके वोट पर डाका डालने जा रहे थे, जो उतने सफल नहीं हो पाए अगर विपक्ष ये कोशिश नहीं करता। अब बची जिम्मेदारी जनता की कि वो कैसे अपने वोट को चोरी होने से बचाए। हम देखेंगे मतदान के दिन, राजीव जी, पहले ही चरण में हो सकता है दिख जाए। बिहार से बहुत सी ऐसी खबरें आने वाली हैं कि मतदान केंद्र पर कलह हो रही है, कलेश हो रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति पहुंचेगा, उसका नाम नहीं मिलेगा या उसे मृतक घोषित किया गया होगा और ऐसी तमाम घटनाएं होंगी। अंतिम बात पर आता हूं, जो मैंने शुरू में कहा था कि अब आखिरी के दिनों में मोदी शाह पूरी तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति पर उतर आए। अमित शाह कह रहे हैं घुसपैठियों को रोकेंगे, घुसपैठ नहीं होने देंगे। राजीव जी, हम सब ने बहुत चर्चाएं की थी उस वक्त जब राहुल गांधी वोट चोरी की बात कर रहे थे। पॉपू मीडिया ने, सत्ता समर्थक सोशल मीडिया के उनके तंत्र में पूरे देश के दिमाग में यह बिठा दिया था कि बिहार में लाखों विदेशी मतदाता बन गए, लाखों घुसपैठिए वोटरों की लिस्ट में आ गए। कालांतर में हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की तमाम पड़ताल के बाद कितने विदेशी घुसपैठियों के नाम मिले। तीसरी बात ये कि बिहार तो ऐसा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल के सिवा दुनिया के और किसी देश से नहीं जुड़ती। एक तरफ झारखंड, एक तरफ उत्तर प्रदेश और एक तरफ पश्चिम बंगाल। तो ये घुसपैठिए नेपाल से आते हैं, इस तरह की तो बात वैसे ही बहुत कम होती है। घुसपैठिए यानी मुसलमान, यानी बांग्लादेश, यानी पाकिस्तान के लोग। तो अमित शाह अगर बिहार में जाकर ये कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को नहीं आने देंगे, उसको बाहर कर देंगे, तो वे पहले तो अपनी नाकामी स्वीकार कर रहे हैं। 11 साल सत्ता में होने के बावजूद बिहार तक बांग्लादेश से लोग चले आए। कहां से आ रहे हैं? बिहार से पश्चिम बंगाल गए होंगे, फिर वहां से पटना में आ गए कि दरभंगा में आ गए। तो आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीमा सुरक्षा बल क्या कर रहे हैं? इस सब के पीछे नैरेटिव सिर्फ हिंदू मुसलमान बनाना है। बिहार के लोग भी जानते हैं कि घुसपैठिए वहां नहीं है तो उन्हें निकाल बाहर करिए, जेल में डालिए, उनको निर्वासित करके उनके देश में फेंक आइए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि अभी एक समुद्र में पटक दिए गए थे, यद्यपि वह अमानवीय घटना थी, उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। विधि मान्य प्रक्रिया से कानूनी तौर पर घुसपैठियों को निकाल बाहर करिए। तो बिहार में भी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिहार के लोग घुसपैठिए जैसे नारे पर वोट डालने जा रहे। झारखंड में भी कोशिश की थी, मोदी जी ने तो पता नहीं क्या क्या कहा था झारखंड में कि ये घुसपैठी आपकी रोटी बेटी छीन रहे हैं या आपकी माटी भी छीन लेंगे। लेकिन झारखंड के लोगों ने नहीं सुनी उनकी बात।
पटना में भी, बिहार में भी मुझे नहीं लगता कि हिंदू मुसलमान का कार्ड चलने वाला है। और यही बेचैनी मोदी शाह के भाषणों में दिखाई दे। जी, प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत है और सीधे आपके पास ही आना चाहता हूं। बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं और इसमें छठ का त्यौहार और इन सब के बीच लोगों का वहाँ जाना, जो यात्री हैं उनको असुविधा, ये सब तो हम देख रहे हैं। आज राहुल गांधी का ट्वीट, फिर लालू प्रसाद का ट्वीट उस पे है, सोशल मीडिया के ज़रिए सरकार को घेरा है, रेलवे को घेरा है, ये सब कुछ तो हम देख रहे हैं। और साथ साथ उधर छठी मैया के नाम पे जंगल राज की बात कर रहे हैं देश के गृह मंत्री खगड़िया में। लेकिन खगड़िया में आज तेजस्वी यादव अपनी सभा नहीं कर पाए, रद्द कर दी गई उनकी सभा, इसलिए क्योंकि वहाँ देश के गृह मंत्री पहुँचने वाले थे, ये साफ साफ बताया गया। और इन सब के बीच हिंदू और मुसलमान की बात चल ही रही है, घुसपैठियों की बात चल रही है। और अभी आप चूँकि लौट के आए हैं, ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ, एक बात अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कई भीड़ लगेगी, कई लोग वहाँ थोड़ा परेशान भी होंगे, कई लोगों के नाम काटे गए भी हैं, ये सब भी होगा। लेकिन अभी चूंकि आप लौट के आए, कई ज़िलों को आप घूम के आए, लोगों से आपने बातचीत की है, आपसे समझना चाहता हूं कि क्या सचमुच ऐसा ही होने वाला है या एक दूसरा मॉडल है, वो है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हमारा नाम नहीं है, वहाँ नाम जोड़े गए। और यहाँ भी, मैं चूँकि अभी फील्ड में नहीं गया हूँ, आप गए हैं इसलिए आप ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। यहाँ भी मुझे जहाँ तक लगता है कि नाम काटे जो गए, उसके बाद जोड़े गए जो नाम 22 लाख लगभग हैं, ये नाम इनके लिए प्रिविलेज्ड परिस्थितियां लेकर आएंगी, ऐसा दिखाई देता है। और जहां शायद हल्ला गुल्ला कम हो, चुपचाप वोटिंग हो, क्या ऐसा माना जाए? महाराष्ट्र के तर्ज पे अगर देखा जाए तो एक एज ये तो दिखाई देता है, जो टेक्निकली एसआईआर के जरिए शायद कहीं अगर वोट चोरी जो राहुल गांधी दावा करते हैं, उसी दावे के हिसाब से इस विश्लेषण को लेके आ रहा हूं। लेकिन दूसरा जो हमारे और आपके बीच जो ये विजुअल दिखाई दे रहा है, इस विश्लेषण को करें जहां भीड़ देखिए आप, ये जो भीड़ है, ये भीड़ नहीं जनसमूह है, जन समर्थन है। ये आपके लिए, यानी जो विपक्ष का नेता वहां खड़ा है, यानी तेजस्वी यादव, इनके लिए समर्थन देने आया है, इनके समर्थन में खड़ा है। इसको देखा जाए तो विश्लेषण बिल्कुल दूसरा हो जाता है, वहां इफ बट की स्थिति नजर नहीं आती है। दोनों को अलग अलग रख के जरा आपका विश्लेषण। देखिए, नाम तो राजीव जी कटे हैं बहुत से लोगों के, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप फील्ड में जाएंगे तो भी दिखाई देगा और वैसे भी मालूम पड़ रहा है। और ये नाम कटने का असर ये होगा कि पोलिंग स्टेशन पर डिप्लॉयमेंट होगा, ज़्यादा लोग आएंगे पहले से, जैसा कर्नाटक के इलेक्शन में हुआ कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। जो नाम जुड़े हैं वो जरूर एक रहस्य है, वो कौन लोग हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर 10% ये मान के चले महागठबंधन कि वो 10% बीजेपी जहां 0 पे है वो -10 पे है, तब तो वो उलट सकते हैं चुनाव को। और ये इसकी बहुत संभावना लग रही है कि पोलिंग स्टेशन पर डिप्लॉयमेंट होगा और जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कुछ अफरा तफरी जैसा माहौल भी होगा, वो हम लोग देखेंगे जब हम जाएंगे। देखिए, छठ की बात आपने की, मैं सब बातों पे आऊंगा जो बातें हुई हैं, मैं सुन रहा था जी। छठ की बात हुई और छठ पे बयान भी अमित शाह जी का आ गया। देखिए, बिहार एक अकेला समाज है पूरी दुनिया में जो डूबते सूरज को भी पूछता है। पूरी दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है, बिहार तो डूबते सूरज को भी अर्घ देता है। तो नीतीश कुमार जी को बना देते हैं मुख्यमंत्री पद का चेहरा। और मैं नीतीश कुमार को डूबता सूरज क्यों कह रहा हूं वो मैं आगे समझाऊंगा। लेकिन जरा चुनाव के मुद्दों पर आते हो, ये भीड़ दिख रही है, इसके बारे में एक संख्या बता दूं केवल राजीव कि बिहार में युवाओं की जनसंख्या 2010 से लेकर 2025-26 में जब हम हैं यहाँ पे, तब तक की जो प्रोजेक्टेड जनसंख्या है
उसमें लगभग 3.5% का इजाफा हो चुका है। यानी अब बिहार में लगभग 19% वो वर्ग है जिसकी आयु 20 से 29 वर्ष है, और उसने लालू राबड़ी की सरकार नहीं देखी है, तो उसके लिए जंगल राज का जो जुमला है वो काम नहीं आएगा। दूसरी बात, ये बहुत बार इस्तेमाल होता है जंगल राज में। जंगल राज शब्द पे आना चाहता हूँ जी, बाकी विश्लेषण तो करूंगा। देखिए, जंगल राज ये एक मनुवादी जुमला है। ये लालू प्रसाद यादव और तमाम सारे दलित पिछड़ों के ऊपर इस्तेमाल होने वाला जुमला है। कभी कोई आप अगर आलोचना भी करनी है तो कभी वेस्ट बंगाल की सरकार को बीजेपी जंगल राज क्यों नहीं कहती, कभी दूसरे राज्यों की सरकारों को बीजेपी जंगल राज क्यों नहीं कहती, लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को जंगल राज क्यों कहती है। ये बीजेपी का मनुवादी सोच है कि दलित पिछड़ा अगर सत्ता में आएगा तो वो जंगल राज होगा। ये पूरा इनका जो है सोशल जस्टिस के खिलाफ जो एक विमर्श है उसका हिस्सा है जंगल राज का जुमला। और आप इसको सोशल मीडिया में देखिए कि जंगल राज कौन इस्तेमाल करता है। मैं तो कहता हूँ एनसीआरबी का आंकड़े मिला लीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार को बीजेपी समर्थन कर रही है, इसलिए जंगल राज नहीं है। भले ही वहां उद्योगपतियों की हत्या दिन दहाड़े पटना जैसे शहर में हो जाए, भले ही वहां पे बच्चियों के जो हॉस्टल है वहां पे रेप हो जाए, हत्याएं हो जाएं, तब वो जंगल राज नहीं, क्योंकि उसको बीजेपी सपोर्ट कर रही थी उस सरकार को। तो इसलिए जंगल राज पर मेरा बहुत ऐतराज इस बात को है कि ये खास वर्ग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे घुसपैठिया शब्द घुसपैठियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, हमारे देश के मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है। और जिस कॉन्टेक्स्ट में बीजेपी घुसपैठिया कहती है, जिसको डॉग विसिल कहते हैं, जिसको एक इशारा कहते हैं अपने समर्थकों को, उस घुसपैठिए के ब्रॉड डेफिनेशन में तो बिहार के गवर्नर साहब भी आते हैं, आरिफ मोहम्मद खान, वो भी तो मुसलमान है। तो एक तो ये। अब दूसरी बात आइए जरा चुनाव पे हम एक बात कर लेते हैं जी। नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से जो है मुद्दों में पलटी मारी है। शुरुआत करते हैं वो ऑपरेशन सिंदूर से। विदेश से आते हैं और सीधे वो बिहार चले जाते हैं। वो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस या राष्ट्र के नाम संदेश नहीं करते, वो बिहार में रैली करते हैं ऑपरेशन सिंदूर पे, जब सीज फायर होता है। तो उसके बाद मेरी माँ को गाली दी, वो आया, बिहार बंद कराया गया। वो बंद कितना हुआ कितना नहीं हम लोगों ने रिपोर्ट किया था। उसके बाद घुसपैठिए आ जाते हैं और वहां से मोबाइल टॉर्च और रील तक बात आ जाती है। और जिस रैली में मोबाइल टॉर्च जलवा के दिखा रहे थे, उस रैली में ऑपरेशन सिंदूर, मेरी माँ को गाली दी और घुसपैठिए, तीनों चीज का जिक्र नहीं था। तो ये मुद्दों की जो कलाबाजी है वो इसलिए है केवल कि आपको कोई ऐसा विमर्श नहीं मिल रहा है जिसके सहारे आप इस चुनाव को ड्राइव कर सके, जैसा तेजस्वी यादव के पास आ गया है उनकी घोषणाओं के जरिए। तो इसलिए इधर उधर भटक रहे हैं। एक आखिरी बात मैं नीतीश कुमार पे कह दूं कि मैंने क्यों कहा कि वो डूबता सूरज है। देखिए, उनका बहुत सारा जो वोट बैंक जिसके लिए वो जाने जाते हैं, ईबीसी है, पसमानदा मुस्लिम है, वो सब धीमे धीमे निकल रहा है। उनके पास ले देकर जो एक बड़ा वोट बैंक कहीं बचता है, जिसको कि लव कुश या कुर्मी कोयरी, जो उनका अपनी जाति है और प्लस
कोयली जात, तो वो उसको मिला के उसका एक वोट बैंक बनता है। लेकिन इसके अलावा बहुत बड़ा जनाधार उनका खिसक चुका है, इंक्लूडिंग महिलाओं का भी। और आप देखिए कि 2010 में नीतीश कुमार को 115 सीटें आई, नंबर 1 की पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी 2010 में जेडीयू। 2015 के चुनाव में उनको 115 से सीटें घट के हो गई 71, नंबर हो गया दूसरा, सेकंड नंबर की पार्टी थी 2015 में। 2020 में 71 से घट के हो गए 43, पार्टी हो गई नंबर तीसरी बिहार में, चौथा अभी हम लोगों का इलेक्शन सामने है जी। तो इसलिए मैं उनको कह रहा हूं कि अब जो है उनके तमाम सारे वो नेता जो ईबीसी के नेता हो या दूसरे दलित समाज को छोड़ चुके हैं, वो अब आरजेडी में आ चुके हैं कई लोग। तो इसलिए, और पसमानदा मुसलमान का उनके हाथ से वो निकल गया है। जो पसमानदा महाज चलाने वाले नेता थे अली अनवर साहब, वो अब कांग्रेस में हैं। वो जेडीयू के राज्यसभा एमपी थे, उन्होंने इस्तीफा दिया जब वे बीजेपी के साथ गए पलटी मार के। तो बहुत सारा आधार उनका खिसक चुका है। तो अब 115 2010 में, 2015 में 71, 2020 में 43, 2025 में, जाहिर सी बात है कि वो ये ग्राफ उल्टा नहीं चलता है, घड़ी की सुई सीधी चलती है, उल्टी नहीं चलती है। जी जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश जी, कैसे आप देखते हैं? थोड़ा एक छोटा विश्लेषण आपसे भी, और फिर पंकज चतुर्वेदी जी के पास भी आता हूं। मुकेश जी की आवाज दीजिए। जी, मुसलमानों के बारे में, मुस्लिम वोटर्स के बारे में मैं एक बात कहूं जी, कि जैसी बात आज भी आई कि भाई नीतीश बाबू के पास करीब जो उनके टोटल वोट है उसमें शायद 5-1% ऐसा लोगों ने अनुमान लगाया है कि 5-1% वोट जो है वो मुसलमानों के रहे हैं पहले उनके साथ। लेकिन इस बार के चुनाव में एक बात जमीनी स्तर पर बहुत क्लियर कट दिखाई दे रही है। मैंने बहुत सारे मुसलमान लोगों की बातें सुनी हैं, जानी हैं, और कुछ लोगों से पता भी चला है कि मुसलमानों को इस बार बहुत क्लियर चीजें दिख रही हैं कि जितना भी वोट में नीतीश बाबू को देंगे हम, वो इनडायरेक्टली बीजेपी को ही पहुंचेगा। यानी अगर मुसलमान बीजेपी को नापसंद करते हैं तो वो इस बार साफ देख रहे हैं कि नीतीश बाबू को या उनके कैंडिडेट को या एनडीए के कैंडिडेट को वोट देने का मतलब है सीधे सीधे हमारा वोट बीजेपी तक पहुंचेगा। तो वो एक ऐसा फैक्टर है कि अगर कहीं किसी की कुछ ताकत है, वो बात लागू होगी एनडीए के हर उस घटक पे जिसका थोड़ा बहुत जनाधार मुस्लिम वोटर्स के रूप में था, चाहे वो पासवान हो, चिराग पासवान हो, चाहे वो खुद नीतीश जी की पार्टी हो, या और जो अन्य उनके छोटे दल हैं। तो अब सब जो है वो तकनीकी रूप से बीजेपी ही बची है। यानी जो वोटर बीजेपी के हो सकते हैं वही वोटर बाकी लोगों के भी होंगे, उसमें कहीं कुछ ऐसा फर्क नहीं होगा। रही बात इसकी कि यस कुछ वर्ग ऐसे हैं, जैसा प्रशांत ने बोला कि लवकुश वगैरह या कुछ महिलाओं का है, तो नीतीश जी कोई सफाचट हो जाएंगे ऐसा नहीं लगता। उनका भी कुछ ना कुछ वोट बैंक वहां बचेगा, लेकिन वो सत्ता से निश्चित रूप से बहुत दूर बाहर कर दिए जाएंगे। इस स्थिति में बचेंगे ही नहीं कि वो जो अपनी मैन्यूवरिंग के मास्टर हैं वो मैन्यूवरिंग करके येन केन प्रकारेण वापस सत्ता में आ जाएंगे। और अगर उनके अंदर कोई डाउट है तो उस बात को भी इस बार गठबंधन की ओर से साफ साफ क्लियर कर दिया गया है, नीतीश जी को हम और मौका नहीं देंगे। यही एक अतिरिक्त बात मुझे लगा कि यहाँ इस मुद्दे पे बोली जा सकती है। जी राजीव जी। पंकज जी, आप इसको कैसे देखते हैं? यहाँ अल्पसंख्यकों के ऊपर एक पक्ष जो है वो घुसपैठियों की बात करता है, और उसके बाद फिर कहता है कि मुसलमानों को आपने क्यों, किसी मुसलमानों को आपने क्यों नहीं बनाया। चिराग पासवान को देखिए, लगातार वोकल हैं। आप दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं, लेकिन हमलावर हैं विपक्ष पे। देखिए, घुसपैठिए वाला मुद्दा अभी हमारे सामने झारखंड चुनाव में इनका असफल हो चुका है। तो जो मुझे लगता है कि ये जो जैसे जहाज उड़ने के लिए टैक्सी करता है ना, उसके लिए तो घुसपैठिया, बुर्का सब इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब ये इनका जहाज ऊपर उड़ने वाला होगा तब इनका गणित दूसरा होगा। देखिए, अभी आप
करिए, तैयार रहिए, असली मुद्दे पे आने वाले हैं। अभी ये अयोध्या में एक ध्वज झंडा फहराएंगे महाराज जी जी, और मैंने वो अयोध्या, उसके बाद सीतामढ़ी में नवंबर को सीता का जी, हाँ, तो वो ये जो जितनी, हाँ जी, तो ये सब जो इसका जो प्रचार तंत्र इनका शुरू होगा अयोध्या को लेकर, वो इनका एक प्रमुख का, बीच में ये कुछ हरकतें इस प्रकार की करेंगे जिससे सांप्रदायिक बात आए। कोई बड़ी चीज नहीं कि कोई पाकिस्तान से कुछ खेल वेल हो जाए, तू मुझे गिरा मैं तुझे गिराऊं, ये एक बड़ी संभावना इन सब चीजों की चल रही। तो क्या है कि घुसपैठिया वाला जो उनका कार्ड है, जब झारखंड में फेल हो गया तो बिहार में उसकी संभावना बहुत कम है। तो इसकी कोई भी लगता नहीं उनको कुछ नया जुगत नहीं है। लोग, मैं आपको कंफर्म कर दूं कि 28 तारीख को प्रियंका बिहार पहुंच रही हैं और मुजफ्फरपुर और 2-3 जगह उनकी रैलियां भी प्लान हो चुकी हैं। और अभी तक कोशिश ये है कि जो संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया 28 का, उसमें राहुल गांधी भी पहुंचे, इसका एक है। अभी जो संभावना है कि शायद वो भी वहां पर मंच पर होंगे। देखिए क्या है कि पहला जो चरण है चुनाव का, उसमें एनडीए का सबसे बड़ा जो जोर है वो नीतीश कुमार की पार्टी है। जेडीयू फर्स्ट फेज में डोमिनेटिंग पोजीशन में, और कांग्रेस की जो प्लानिंग है, जो मुझे लगता है कि कांग्रेस की प्लानिंग की जहां पर जेडीयू का डोमिनेटिंग इलाका है, नीतीश कुमार के प्रभाव वाले क्षेत्र, उसमें वो प्रियंका को अधिक इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि महिला वोटर्स और एक कुछ ऐसे मसलों के कारण। सेकंड फेज जब होगा, सेकंड फेज में एग्रेसिवली राहुल गांधी का प्रचार होगा। ये एक बहुत प्लान तरीके से किया गया है। और इस बीच में अखिलेश यादव, डिंपल यादव, इंक्लूडिंग शायद आजम खां भी कुछ सभाएं करेंगे बिहार में। जो 20 लोगों की सूची अखिलेश यादव ने अपने स्टार प्रचारकों को दी, उसमें आजम खां का नाम भी है। तो एक ये प्रचार तंत्र भी 30 तारीख से शुरू होने वाला है। तो हर जिले में एक बड़ा नेता पहुंचे, ये कोशिश महागठबंधन की है। और बहुत साफ साफ लग रहा है कि अब जो चुनाव है, शायद इस बार बिहार के भविष्य के लिए हो, बिहार के रोजगार के लिए। देखिए एक मसले के और मैं बताऊं आपको कि बिहार में गांव तक एक जो सवाल खड़ा हो गया है, वो है जमीन का। ये हम सभी लोग जानते हैं कि बिहार में जमीन की कमी है, वहां की बहुत आबादी भी बहुत घनी है, और नदियों के लगातार कटाव के कारण वहां पे जमीन एक समस्या है। जिस तरीके से भी अडानी को जमीन दी गई है और उर्वर जमीन दी गई है जिसके ऊपर फलों के खेत थे, उससे ग्रामीण क्षेत्रों में एक मैसेज गया है कि यदि इन्होंने जमीन, ये सरकार आती है तो बड़े स्तर पर जमीन अधिग्रहण करेगी। और जमीन बिहार में अभी भी बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी तरफ महागठबंधन ने बंदोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार जमीन के का जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, उसका वादा अपने चुनावी घोषणा पत्र में करने जा रहे हैं। तो ये एक जो एनडीए मुझे लग रहा है कि फिलहाल मुद्दाहीन है। ये दिस इज सिंपली रॉकेटिंग चल रही है अभी। जी जी जी, सही आप कह रहे हैं। और इस बीच खबर ये आ रही है कि आज रात केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और अशोक गहलोत पटना पहुंच रहे हैं। आज रात जा रहे हैं पटना, और ये सब इसलिए क्योंकि वही मैनिफेस्टो की तैयारी, और फिर 28 तारीख को राहुल गांधी अगर पहुंच रहे हैं तो उससे पहले उसकी तैयारियां भी हों इन सब के लिए। और प्रियंका गांधी तो 28 को पहुंच ही रही हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे भी 28 तारीख को शायद प्रियंका गांधी के साथ साथ जाएं। तो बहुत कुछ अभी दिखाई देगा आने वाले समय में। राहुल गांधी भी दिखाई देंगे, और एक तरफ मुद्दों के साथ इश्यूज जो मेन हैं उनके साथ इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, चुनावी मैदान में है। और दूसरी तरफ मुद्दा विहीन एनडीए क्या इस बार बाजी मार पाएगा, या एनडीए को ये पता है कि एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग ने सब कुछ कर ही दिया है, अब मुद्दे रहें या न रहें, जीत के तो हम ही आएंगे। क्या ऐसा है? बिहार में ऐसा होगा क्या? सोचिएगा जरा।